नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का स्पेशल पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ज्योतिष की, साथ ही साथ वास्तु की भी। हमारे इस पॉडकास्ट में वो शख्सियत जुड़ते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया होता है और आज इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सतीश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ज्योतिष विद्या और वास्तु विद्या को आपने अध्ययन किया, क्या वो घटना थी या फिर क्या वो मोटिवेशन था जिसको लेकर के आप आगे बढ़े? क्योंकि देखिए कई सालों से आप इस विद्या को अध्ययन कर रहे हैं और लोगों को आप शिक्षा देते आ रहे हैं, लोगों को नसीहत देते आ रहे हैं। ऐसे में क्या वो मोटिवेशन था? कई बार किसी के जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जिनका कोई ना कोई कारण होता है। हम इंडियन मैथोलॉजी में कार्य कारण सिद्धांत को महत्व देते हैं जी। कि हर जो कार्य है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। मेरी सगाई हो गई थी और मेरे दादा ससुर बीमार पड़े। उनके गांव का नाम है बगड़, जहां अंबानी की लड़की गई है पीरामल के घर में। पीरामल जी का गांव है, रूंगटा और पीरामल जी का बगड़ है, वही मेरी ससुराल है। मेरे दादा ससुर ने कहा कि इस घर में 99 साल तक कोई डेथ नहीं होगी, मिस्त्री ने बताया था। ऐसे कैसे हो सकता है? तब तक 80 साल हो चुके थे, 85 साल हो चुके थे। मैं बाद में वाच करता रहा कि ऐसी कौन सी विद्या हो सकती है, ऐसी कैसा हो सकता है कि 99 साल तक मृत्यु नहीं होगी। मेरे दादा ससुर बहुत गंभीर बीमार हुए और मैंने मान लिया पक्का अब तो इनकी डेथ यहीं होगी, क्यों बचने की स्थिति में नहीं थे। कि उनके पुत्र बिहार से आए चाईबासा से और एक चार्टर्ड प्लेन में बैठा कर वहाँ ले गए और उनकी डेथ वहीं हुई। उस मकान में 99 साल तक कोई डेथ नहीं हुई। आश्चर्य की बात। समय बीता, तब मैं सरकारी अधिकारी था और जयपुर में स्थापित हो गया गुरु की आज्ञा से। मेरे पुत्र की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब मैं वास्तु के गंभीर शास्त्रों में पड़ गया कि मैं कारण खोजूं। मुझे पता चला कि मेरे घर का अग्निकोण बढ़ा हुआ है और शास्त्रों में लिखा है कि अग्निकोण का दोष पुत्र हानि करता है, बड़ा बैठा रहता है घर में, जवान चला जाता है। 2, तीसरा कारण, मेरे गुरु की कैंसर से मृत्यु हुई। मैं तब उच्च सरकारी अधिकारी था। उन्होंने डेथ बेड पर मरने से 1 मिनट पहले मुझसे वचन लिया कि यही काम करोगे। यद्यपि मेरे घर में परंपरा से ज्योतिष थी, मेरे बड़े राजघरानों से जुड़े हुए थे, पर मैं कमर्शियली इसमें नहीं आना चाहता था। मेरे पिता वगैरह 6 भाई थे, उन्होंने सीखा नहीं, तो मेरा आने का इरादा नहीं था, पर गुरु ने बाध्य कर दिया। तो मैंने उसी समय कलम छोड़ दी और इस लाइन जो विधि विधान में लिखा होता है वो होकर के रहता है। और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी विधि विधान या फिर कहें उसके नसीब की रचना वो पहले ही हो जाती है और उसी समय से वो उसी का पालन करता है। तो क्या ज्योतिष की वजह से या फिर ज्योतिषी से हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो क्या चेंजेस आ सकते हैं ज्योतिषी विद्या से? आप ठीक कहती हैं। गीता में एक शब्द मिलता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और जिसने जन्म लिया है उसको कर्मों के भुगतान के बिना कर्म भुगतने पड़ेंगे। कर्माधिक्य हो जाए तो क्या करें? भगवान बुद्ध के देह मुक्ति नहीं हुई थी, जीवन मुक्ति हो चुकी थी। उसके बाद भी उनको कुछ समय शरीर धारण करना पड़ा क्योंकि बचे हुए कर्मों का नाश करना था। तो गीता तो ये कहती है एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। ओके। पर गीता जिन्होंने उपदेश दिया उनके गुरु कुछ और ही कहते हैं। महर्षि पाराशर वेदव्यास के पिता थे। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा बृहत पाराशर होरा शास्त्र। वो सांख्य दर्शन से शुरू होता है। सत तम रज त्रिगुणात्मक प्रकृति है। उनके पुत्र ने वेदांत दिया, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मसूत्र वेदव्यास ने। उनके शिष्य जैमिनी हुए, उन्होंने एक नया दर्शन दिया। और उसी समय के यदुकुल के आचार्य गर्गाचार्य थे। उनकी शिक्षाओं का असर और महर्षि संदीपनी की कक्षाओं का
कि शिक्षाओं का असर कृष्ण भगवान पे था, वो गीता में समावेश हुआ। यानी भारत के 6 दर्शनों में से प्रमुख 4 दर्शनों का काल लगभग एक ही था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्ण के गुरु तो कह रहे हैं कि कर्म नष्ट करने की विद्या आ सकती है, और वेदव्यास के पिता ये कह रहे हैं जिस बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में ज्योतिष के योग हैं उसमें उन्हीं ग्रहों को शांत करने की विधियां दी हो रही हैं। आप ये मानो तो वो भी मानो। खैर, देश के बड़े ज्योतिषियों में ये चर्चा अक्सर होती रहती है। कोई भी ग्रह अपना 100% नहीं देता। जन्म के समय कोई ना कोई कमी रख देता है। ग्रह वक्री हो गए, ग्रह अस्त हो गए, ग्रह धीमे हो गए, ग्रह तेज हो गए, ग्रह कई सारे जुड़ के अपनी चाल बदल ली। अगर मैं डॉक्टर होऊंगा तो कहूँगा कि आपका सूर्य कमज़ोर है, विटामिन डी ले, पर वो सूर्य का नाम नहीं लेता। मैं ज्योतिषी हूँ तो मैं कहूँगा सूर्य में कमी है, 10% कमी है, इसकी पूर्ति के लिए ये करो। तो ज्योतिष के जो प्रसिद्ध 3 वाक्य हैं, मंत्र, मणि और औषधि, उसका मंत्र, उसकी मणि, ये रूबी है सूर्य का, और औषधि, सूर्य की औषधि पैरासिटामोल नहीं है, यज्ञ काष्ठ है, वो है आंकड़ा, मदार। तो उस क्षतिपूर्ति को पूरा कराने के लिए उपाय बताए गए जी। तो अब 2 शब्द आएंगे, प्री डिटरमाइंड, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, गीता कहती है। ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि गीता सच है, झूठ नहीं है, परंतु गत जन्म में जो कुछ खोटा किया होगा उसको गलाने के कुछ उपाय हैं, और उनको, उन कर्म को क्षय करने के लिए कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कुछ मत करो, कर्म अपना आप गल जाएंगे। कृष्ण भगवान ने ये कभी, उन्होंने कहा कर्म करो। कर्म का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति है, मुमुक्षु बना दो। ज्योतिष का उद्देश्य है कि ग्रहों ने मुमुक्षु बनाने की राह में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए उपाय करो। उन उपायों से अनुमान से 10-20% लाभ हो सकता है। कोई अगर कहे कि मैं ये करके टाटा बिरला बना दूंगा तो इससे बड़ी कोई गलती नहीं है, पर ऐसे कुछ उपाय से हम अपना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और कुछ योग ज्योतिष में बताया गया, जैसे दशम भाव को बृहस्पति देख लें तो ये माना जाता है कि उसके जीवन में एक न एक दिन टर्निंग पॉइंट या क्रांतिकारी दिन आएगा और वो अपना राह पलट के उस ओर चला जाएगा जो उसके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। अच्छा, आप बात कर रहे थे वास्तु की कि उस घर में 99 साल तक किसी की मौत नहीं हुई, और जैसे ही वो उस घर से निकले ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटित हुई। नहीं हुई 99 साल के बाद? जी जी। नहीं, डेथ तो उनकी हुई पर उस घर में नहीं हुई। जी जी। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, पहले के ज़माने में कई ऐसे अर्थशास्त्री होंगे, कई ऐसे बुद्धिजीवी होंगे, शायद उन्होंने कभी अपने घर पे वास्तु नहीं कराया होगा, लेकिन आज एक ये बड़ा क्रेज बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई अपना ज़मीन खरीद रहा है या फिर कोई अपना मकान बना रहा है, वास्तु ज़रूर कराता है। मनीषा जी, ये पूरा सच नहीं है कि ये विद्या नई है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में वास्तु पुरुष का मंत्र है। आपका विवाह हुआ होगा, उसमें 2 मंत्र जरूर पढ़े गए हैं। एक मंत्र पढ़ते समय पर्दा सामने रख लिया जाता है, वो काल का मंत्र है। एक मंत्र वास्तु पुरुष का होता है। हर शादी में, हर स्थापना में, चाहे वो यज्ञ वेदी हो चाहे मकान हो, वास्तु पुरुष की स्थापना जरूर हो। जी। मुगल काल में या और किसी काल में जब हम गुलाम रहे तो इसमें रिसर्च रुक गई और डर के काम होने लगे, परंतु मंदिरों के जरिए, पंडितों के जरिए, क्योंकि घर घर में कौन से पाए में जन्म हुआ है, षष्ठी कब कराएं, शुद्धि कब कराएं, इसका मुहूर्त कब करें, मूल में जन्म तो नहीं हुआ है, इसको कोई भी सत्ता हिला नहीं सकी। हिंदुत्व जिंदा इसलिए है कि मंदिर और पंडित सदा बने रहे। सामूहिक स्वरूप नष्ट हो गया, व्यक्तिगत रूप से घर घर में ज्योतिष पहुंचती रही। ज्योतिषी विद्या और साइंटिफिक रीजंस में क्या कनेक्शन है? क्या साइंस और ज्योतिषी साथ साथ चलते हैं या दोनों एक दूसरे के इतर चलते हैं? एक ही चीज है, क्योंकि ज्योतिष का एक बड़ा भाग खगोल शास्त्र पर आधारित है। और ग्रहों के चाल को देखकर, गति जो है ना, वो अंतिम शब्द है ज्योतिष का। ईश्वर के बाद यदि कोई सबसे शक्तिशाली संस्था है तो गति है। ऋषियों ने इसको महत्व देने के लिए
एक ही जगह बुलवाया ये बात, ये शब्द गति को, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। यानी सत्य और गति एक ही चीज़ है, यानी ईश्वर और गति एक ही चीज़ है। ज्योतिष में गति को लिया गया है। ग्रहों की गति में जब चेंज होता है तो घटनाएं आती हैं, और उनको ऋषियों ने पहचान के योग गढ़े। इसलिए पूरी तरह वैज्ञानिक है। एक निश्चित चंद्रमा एक निश्चित दिन एक खास नक्षत्र में जाएंगे, उस दिन ये परिणाम आएगा। अब एक रोचक बात बताता हूँ। ऋषियों ने कह दिया कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म है तो शासन करेगा। आज की भारतीय जनता पार्टी, वृश्चिक राशि में चंद्रमा होंगे तो वो राजयोग जन्म लेगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, अडवाणी जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। मैं कहना चाहूँगा कि नीच के चंद्रमा के लोग आज भारत पर शासन कर रहे हैं। ये बात संयोग तो नहीं हो सकती। अगर कोई घटना या भविष्यवाणी रेप्लिकेबल हो, बार बार रिपीट हो सकती हो, यानी वो ग्रह स्थिति उसी स्थिति में आएगी तो घटना रिपीट होगी, तो वो साइंस है। जिसकी प्री डिटर्मिनेशन, प्री भविष्यवाणी की जा सकती हो, तो वो साइंस है। तो निश्चित ग्रह स्थितियों में निश्चित अगर कोई परिणाम आए और उसको नियम का रूप दिया जा सके तो वो साइंस है। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। एक रिसर्च का पहले तो हाइपोथेसिस होनी चाहिए, परिकल्पना, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन हो कि साहब इधर सूरज और उधर चांद है तो पूर्णिमा होगी, ये ऑब्जर्वेशन होगा। उसको हजारों वर्षों तक स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन में हमारे आदिवासी से लेके आज सभ्य समाज तक करते रहे कि देखते हैं 100 में से कितनी बार जब सूर्य इधर हो और ये चंद्रमा इधर हो एक दूसरे से 180 तो पूर्णिमा होती है। उन्होंने पाया कि 100 के 100 मामलों में ये बात सच हो जाती है। अब क्या हुआ उस रिसर्च में, 100 में से 60-70 मामलों में गया तो नियम तो बन गया कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, और अपवाद के भी नियम बन गए। तो ये तो साइंस है। और लेबोरेटरी में क्या होता है, तो निश्चित परिणाम अगर ग्रहों के आधार पर दिए जा सकते हैं तो वो साइंस है। एक और तथ्य की ओर आपको ध्यान दिला रहा हूँ। जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, जब तथाकथित कोई भी साइंटिस्ट इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया था, वे सभ्यताएं जब जंगल में रहती थी, नंगे रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, कोई रिश्ता नहीं था, बस स्त्री और पुरुष थे, तब भारतीय वैदिक ऋषियों ने ये कह दिया था कि इस दिन ग्रहण पड़ेगा, उस मिनट ग्रहण पड़ेगा, उस दिन सूरज छुप जाएगा। कौन सी साइंस थी उस समय? कैलकुलेशन थी। पता है इतिहास में सबसे बड़ा प्रयोग कब हुआ इस बात का? जिस दिन महाभारत में जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया। अर्जुन ने शपथ ली थी कि मेरे पुत्र अर्जुन अभिमन्यु को मारने वाले जयद्रथ को अगर मैं आज शाम तक नहीं मार सका तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। केवल भगवान कृष्ण, क्योंकि वो गर्ग के शिष्य थे, गर्गाचार्य के, उनको पता था आज सूर्य ग्रहण, कंप्लीट सूर्य ग्रहण होने वाला है। 4 बजे शाम के पूरा ग्रहण पड़ा, पंछी अपने उनमें आने लगे घोंसलों में, हथियार, धर्म युद्ध था, हथियार डाल दिए सबने। कि अचानक कृष्ण ने कहा अर्जुन तैयार। फिर सूरज निकल आया, अर्जुन मार दे। वो हिचका, कहते तेरे पुत्र की पीठ में मारा है इसने जयद्रथ ने, इसलिए तो मार दे। मार दिया। ज्योतिषी की बात कर लिया हमने, अब हम बात करेंगे वास्तु की। क्या वास्तु और साइंस का कोई रिलेशन है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब हर कोई अपने मकान में वास्तु ज़रूर कराता है, अपने बिजनेस या फिर जहाँ पर भी बिजनेस करवा रहा है तो वहाँ पर भी वास्तु का रिलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ज़मीन भी खरीद रहे हैं तो उसकी भी वास्तु के हिसाब से ही तमाम चीज़ें कराई जाती हैं, मैपिंग कराई जाती है। तो क्या साइंटिफिक रीज़न है इसका कुछ? हाँ, वैदिक विद्याओं में सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक है 2 विद्याएं हैं। उनमें एक तो वास्तुशास्त्र है और एक मेदिनी ज्योतिष है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्र के बारे में, मौसम के बारे में, फसलों के बारे में, भूकंप के बारे में, ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी करते। बहुत सटीक है। मैंने एक बार डॉक्टर हर्षवर्धन जब अपने मिनिस्टर थे उनसे कहा कि देखो इस दिन ये होगा घटना और इस दिन बरसात होगी। उन्होंने एक दिन मुझे आमंत्रित कर लिया कि भाई साहब इस पर तो रिसर्च ज़रूरी है, आप 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स के नाम दे दो और मैं 2-3 वैज्ञानिक दे देता हूँ। तो मैंने एक दावा किया कि मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत मैं 10 साल बाद बरसात की कोई तारीख बता सकता हूँ आपको। आज के वैज्ञानिक नहीं बता सकते। ये बहुत ही उन्नत विज्ञान था।
वास्तुशास्त्र की बात करूं, जिस वास्तु चक्र को हम एक ज़मीन पर स्थापित करते हैं, जिसमें 45 देवता अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, तो उसमें कई सिस्टम्स का विकास हुआ, जिसमें सबसे पॉपुलर हुआ 81 खाने वाली वास्तु, 81 पदों वाली वास्तु चक्र, सब डिविजन्स, पद का मतलब सब डिविजन्स। ऋषियों ने धर्म 10 लाइन यूं और 10 लाइन यूं, 81 खाने बन गए। ऋषियों ने धर्मभीरु भारतीय जनता से आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से 10 देवियों को नाम इधर दे दिया और 10 देवियों को नाम इधर दे दिया जी। जिसे भारतीय जनता धर्म को मानती है कि पालन हो जाएगा। मैंने जब इस पर काम किया और जब परीक्षण किए फील्ड में, तो मुझे ये दिव्य ज्ञान हुआ कि ये तो लाइन ऑफ लेटीट्यूड्स और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। अरे इतना बड़ा साइंस देवताओं के नाम से प्रस्तुत कर दिया। वो गांव में बैठा है वैज्ञानिक थोड़ी, वो तो पालन कर लेगा पंडित जी के कहने से। फिर मैंने मुहूर्त सेक्शन पर बहुत जोर काम किया। मैंने देखा हर 3 महीने में वास्तु पुरुष का बदल जाता है वो चेहरा, हर 3 महीने में मुहूर्त के कोना बदल जाता है। ये क्या चीज़ है? पता चला साहब, राहु मुख में सूर्य नहीं होना चाहिए, यानी राहु यूं जा रहे हैं। राहु कौन है? सूर्य और चंद्रमा का कटान बिंदु है। इट्स नॉट ए फिजिकल एंटिटी। उसको पता लगा लिया ऋषियों ने। कितना बड़ा विज्ञान था कि जो ग्रह का अस्तित्व ही नहीं है, उसकी गति पकड़ ली, उसकी जगह पकड़ ली और ग्रहण डिक्लेयर कर दिया। अगर सूर्य राहु मुख में हो उस समय, ग्रहण के समय, उस समय भूमि पूजन के समय, तो वो मकान सफल नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा। इतने बड़े विज्ञान को उन्होंने जमीन में ला दिया। मैं कितने उदाहरण बना दूं, शुद्ध शास्त्र है। अब हम इसका दूसरा उपयोग करने लग गए कि राजयोग देना है, तो हम कहते हैं कि पूर्व दिशा में ये इंद्र नाम के ग्रह हैं जो राजा हैं, देवताओं के राजा हैं। अगर हम वहाँ द्वार करा देंगे तो इस व्यक्ति के जीवन में राजयोग आएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि मैंने सैकड़ों IAS और मिनिस्टर बना दिए उस राजयोग को ज़मीन पर उतार के? इस देश में कौन बड़ा है जिसने मेरी सर्विसेज नहीं ली? 5-7 हज़ार साल पहले रचे ग्रंथ में हम आज इतना सा भी संशोधन नहीं कर सके। इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा सत्य है। अगर सत्य का अंश नहीं होता तो वेदों में शामिल नहीं किया जाता इसका। तो मेरा दावा है कि संपूर्ण विज्ञान है। जो लोग आलोचना करते हैं नासमझ हैं, उनका गहरा अध्ययन नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से अभी भारत को डेवलपिंग नेशन कहा जाता है और बीजेपी कह रही है कि 2047 में ये एक विकसित भारत बन जाएगा, कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? थोड़ी सी झूठ है इसमें। झूठ ये है कि 2047 नहीं, 2038 से 40 के बीच में ही हो जाएगा। अच्छा। इनको स्वयं को अनुमान नहीं है कि जिस गति से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जिस गति से भारत की GDP बढ़ रही है, जिस गति से भारत की सर्वमान्यता बढ़ रही है और जिस गति से तेजी से डॉलर का पतन हो रहा है, वो अनुमान से 5-7 साल पहले। लेकिन डॉलर के हिसाब से हमारा रुपया भी तो कम होता जा रहा है। कहाँ कम हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहा है, 100 के पार पहुंच चुका था। आप और देशों की मुद्राओं से तुलना करिए ना। ये तो गवर्नमेंट का आर्टिफिशियल मेंटेनेंस है, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद मिलती है। डॉलर को हटा के और मुद्राओं से तुलना करिए तो रुपया सबसे आगे है। लेकिन सर्वोपरि तो डॉलर है ना। हम निवेश डॉलर में करते हैं, हम आयात डॉलर में करते हैं। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो डॉलर में ही डील करते हैं। पर आप इस बात को तो मानेंगे कि 28 देशों ने नॉन डॉलर बिजनेस शुरू कर दिया इंडिया के साथ। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में डॉलर घटेगा? खत्म हो जाएगी मुद्रा डॉलर, 5-7 साल लगेंगे। ब्रिक्स देशों ने अपनी मुद्रा लाने का निश्चय कर लिया है। ट्रिलियंस का बिजनेस रूस और भारत के बीच में रुपए रूबल में हो रहा है। चीन के साथ युआन में हो रहा है, UAE के साथ उनकी मुद्रा में हो रहा है। तो ये देश डॉलर से निकल गए। इस समय दुनिया के कम से कम 100 देश ऐसे हैं जो नॉन डॉलर बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा, सोने से उन्होंने डीलिंग कर दिया डॉलर को। अब ईरान को 300 अरब डॉलर देंगे, उसको इतना देंगे, उतना देंगे। जितना डॉलर छापेंगे, एक अदना सा अर्थशास्त्री भी जानता है कि जितनी मुद्रा छपेगी उतनी महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्या डॉलर की मुद्रास्फीति कभी नहीं बढ़ेगी? अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई इस समय चल रही है।
2 साल रुकिए तो सही आप, ट्रम्प के बारे में आप जरा कुछ बताएं। पतन हो जाएगा, मुकदमा चलेंगे उनके खिलाफ। जिस तरीके से अगर कोई वास्तु सीखना चाहता है, ज्योतिष विद्या अध्ययन करना चाहता है, तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि अब बढ़ती है इन सब क्षेत्रों में। सीखना तो हर कोई चाहेगा, पर इस पर गुरु को ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो उसकी जन्मपत्रिका देख लें, कहीं वो स्मगलर तो नहीं बनना चाह रहा है, कोई अपराधी तो नहीं बनना चाह रहा है, कहीं ये हथियार गलत हाथ में तो नहीं चला जाएगा। हम ऐसा करते हैं। मैं देश की, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिष संस्था का कार्य करता हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि एडमिशन्स भी ढंग के हों। दूसरी बात ये कि केवल शगल के लिए नहीं सीखे कि 6 महीने में ज्योतिष सीखकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को गिराने उतारने का काम फेसबुक पे करने लगे, तो कुपात्रों को ज्योतिष नहीं जानी चाहिए। अच्छा, टैरो कार्ड की रीडिंग की भी बात कही जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा हाइप है इस वक्त। महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। तो क्या ये विद्या सिर्फ महिलाओं को मिलती है? नहीं, आसान है और महिलाएं इसमें पारंगत हैं। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कितनी सच्चाई है कि आप एक कार्ड को आप पलट करके आप किसी का अच्छा बुरा सब बता देते हो, भविष्य वर्तमान सब बता देते हो? इसको आप मनोविज्ञान और प्रश्न लग्न जो है, प्रश्न शास्त्र, उससे जोड़ के देख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट फेस रीडिंग? ये मनोविज्ञान का विषय है, प्लस सामुद्रिक लक्षण जो है, तो इन दोनों का तालमेल है। जैसे आपके तो दाईं तरफ है, इधर अगर मस्सा हो तो धनी हो जाता है आदमी। महिलाओं के बाएं, पुरुषों के दाएं, तो आप कम धनी होंगी, ज़्यादा धनी नहीं होंगी। अगर ये मस्से को उठा के इधर लगा लें आप अपने बाएं तरफ, निश्चित धनी होंगे। तो ये शरीर लक्षण विज्ञान है ना। जैसे शुक नासिका है, ये नाक थोड़ी सी आगे है, इंदिरा गांधी की थी, तो हम बोलते हैं कि वो आगे बढ़ेगा। शुक नासिका, शुक तोते को बोलते हैं। तो ये शरीर लक्षण विज्ञान है, उस पर मनोविज्ञान को जोड़ लिया फेस रीडिंग से कि उसकी आंखें कनिंग आईज है। ये लो कि साहब इसका मेष का चंद्रमा, ये स्मगलिंग कर सकता है, ये छोटी मोटी हरकत कर सकता है, ये कनखियों से महिलाओं को देखता है, ये चोर नज़रों से देखता है, ये माल हड़पने की दृष्टि से देखता है। तो ये मनोविज्ञान का विषय है। ज्योतिष प्लस मनोविज्ञान। तो फेस रीडिंग वाला खाली मनोविज्ञान को करेगा तो फ्लॉप हो जाएगा। सामुद्रिक लक्षण शास्त्र उसको जोड़ने पड़ेंगे। शरीर लक्षण विज्ञान है। पहले जब सारे वेदांग पढ़ाए जाते थे, उसमें आयुर्वेदाचार्य को ज्योतिषाचार्य भी होना पड़ता था, ज्योतिषाचार्य को आयुर्वेदाचार्य भी होना पड़ता था। तो इसलिए टैरो के बारे में मैंने ये कहा कि प्रश्न शास्त्र और मनोविज्ञान का विषय है, और फेस रीडिंग मनोविज्ञान और ज्योतिष का विषय। अगर कोई अपना घर खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, पहला मकान है, तो किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि प्लॉट की साइज ऐसी नहीं हो 20 बाई 70। शास्त्रों में तो चतुष्कोण, स्क्वायर, वर्ग में ही बताया गया है। वो भी नहीं हो तो कम से कम 30 बाई 60, 20 बाई 40, 50 बाई 100, एक अनुपात 2 तो कम से कम मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, उसके औने कोने नहीं बड़े होने चाहिए। एक्सटेंशंस प्लॉट्स के बहुत ख़राब होते हैं, बर्बाद करने वाले होते हैं। तीसरा, जो सामान्य धारणाएं हैं, कटा फटा नहीं हो, सांप की बाम भी नहीं हो, उसकी में धातुएं नहीं छुपी हों, उसमें हड्डियां नहीं छुपी हों, उसमें हिंसा नहीं हो, उसमें टॉर्चर नहीं हो, इस तरह। इसलिए हिस्ट्री ज़रूर पूछें। अगर उसकी हिस्ट्री अच्छी है तो उसको खरीद लें। बाकी तो सैकड़ों नियम लागू होते हैं। बनने के समय सबसे ज़्यादा नियम लागू होते हैं। वो प्लॉट शुद्ध है जब तक खाली है, और बनते ही उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये तो बात हो गई उन लोगों की जिन्होंने ये वास्तु करते हैं, जो उपचार बताते हैं। कौन से ऐसे कॉमन एरर्स हैं जो लोग करते हैं जिनसे लोगों को बचना चाहिए, वास्तु को लेकर के भी और ज्योतिषी विद्या को लेकर के भी? ज्योतिष में तो उनको सबसे पहले किसी गुणी ज्योतिषी के पास जाके ये पूछना चाहिए कि मेरा सबसे कमज़ोर ग्रह कौन सा है। ज्योतिष में एक षडबल नाम की पद्धति होती है, 6 फोल्ड स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की नापी जाती है। तो जो सबसे कमज़ोर ग्रह हो, जैसे सूर्य कमज़ोर है तो यू आर सन डेफिशिएंट, तो उनका उपाय ज्योतिष में करें। उनसे हो सकता है 10% की कमी 150 करोड़ में बदल जाए। वास्तुशास्त्र में ये कि बहुत ज़्यादा बनाने की इच्छा न रखें, प्लॉट बहुत छोटा ना लें। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतने ही दोष आते चले जाएंगे। जितना कम बनाएंगे, चाहे ऊपर ज़्यादा चले जाएं, उतने ही दोष कम आएंगे, और उसमें किसी की सलाह ज़रूरी है।
कुछ मामलों में सलाहकार होना जरूरी है। ज्योतिष में गलती आ रही है, नई कन्याएं, किसी से प्रेम हो गया, इंटरनेट खोला, गुण मिलाए और हो गया धमाका। अब जब ज्योतिषी के पास पहुँचे तो कह रहे इसके तो बच्चे ही नहीं होंगे, इसके तो तलाक लिखा है, इसकी तो दुर्घटना लिखी है, ये बच्चे नहीं देख रहे। तो इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है इन चीज़ों में, वास्तु में भी और ज्योतिष में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ।